कैलेंडर में बदल रहे लगातार तारीखों को देखते देखते अपने अंदर कर्मों का एक ऐसा तूफान पैदा करिए जो आपके जीवन के कैलेंडर की तारीख को बदल दे। हाय गाइज, मैं हूं विनय त्रिपाठी एंड आप सभी लोगों का अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज आप लोग हमारे साथ ऐसे पर्यावरण के प्रश्नों को पढ़ेंगे जिनसे लगातार यूपी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज ये मेरा दावा है कि आप यदि पूरा क्लास एंड तक पढ़ते हैं तो कम से कम आप मान करके चलो कि आप यूपी के किसी भी एग्जाम में एनवायरनमेंट से पूछे जाने वाले प्रश्नों में से 20 से 25% प्रश्न जो है वो आप सही करके आएंगे। ये मेरी पूरी गारंटी है, जिम्मेदारी है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूपी एग्ज़ाम के चैनल पर अनअकैडमी के। इसके बाद साथियों, मेरा नाम विनय त्रिपाठी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आई हैव डन MSc इन केमिस्ट्री एंड आई हैव 10 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस। ये आप देख लीजिएगा आराम से। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप यूपी PCS, यूपी SSC और UPSI ऐसे जितने भी यूपी एग्जाम हो रहे हैं उनको आप इस चैनल पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा स्पेसिफिक कंसर्न है यूपी PCS को लेकर के। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा साथियों? डेली लाइव क्लास मिलेगी आपको। डेली लाइव क्लास के साथ साथ यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। एक बार आप एडमिशन ले लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, कोई इशू नहीं आएगा आपको। आराम से संतुष्ट होकर के पढ़ते रहिए। और यहाँ पर मेरे जैसे आपको और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिलेंगे और इन अच्छे एजुकेटर्स के साथ जोड़ करके आप अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। किसी और को कोसने और दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी जिम्मेदारी स्वयं लें और आगे बढ़ें। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसा कर रहे हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को टेस्ट करते रहें। और इसी क्रम में अनअकैडमी आपके लिए टेस्ट सीरीज का एक सुनहरा अवसर लेकर के आता है, जिसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेस्ट सीरीज आपको दिए जाते हैं। आप एक बार टेस्ट सीरीज ज़रूर देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल अपडेटेड होते हैं। बच्चों, यदि आगे हम लोग बात करें तो इस पर इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंडियन इकोनॉमी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे आप इस पर रजिस्टर करेंगे, ये समझने के लिए आपको एक अपने मोबाइल फ़ोन को उठाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से आप जा करके अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से सिंपल रजिस्टर कर दीजिए। आराम से आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि सब कुछ फ्री में दुनिया में नहीं मिलता है और फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू भी नहीं होती है। इसीलिए आप यदि सच में प्रिपेयर करना चाहते हैं, यूपी PCS प्री कम मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 2 साल मान लीजिए, यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो। और यदि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हैं तो फास्ट ट्रैक तरीके से आप 1 साल के अंदर भी इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 साल का कोर्स यदि ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी आपको ऑफर करता है मात्र, आप देख रहे हैं, 7,000 रुपये में। बच्चों, ये 7,000 रुपये बिल्कुल ना देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए कि 7,000 रुपये आपकी केवल कौन सी कोचिंग अच्छी है ऑफलाइन में या ढूंढने में खर्च जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ऑनलाइन में आराम से 7,000 रुपये, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इंडिया का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, 7,000 रुपये खर्च करिए और 12 महीने के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अच्छे एजुकेटर्स के साथ अच्छे गाइडेंस में टेस्ट सीरीज़ दीजिए, वीडियो लेक्चर सुनिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, सब कुछ करिए। और इससे भी खुशी की बात क्या है, जैसा कि आपके दिमाग में चलता है कि कुछ डिस्काउंट हो जाता, तो बिल्कुल इस 7,000 में डिस्काउंट भी होगा। और वो डिस्काउंट कैसे होगा, आपको उसके लिए मेरा कोड डालना पड़ेगा। ये VKT10 कोड जैसे ही आप इंटर करेंगे, यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और ये कोर्स अब आपके लिए हो जाएगा 6,300 रुपये का मात्र। इसी प्रकार से यदि आप इस कोर्स को 2 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो केवल और केवल 8400 रुपये का कोर्स है। अगेन यदि कोड यूज करेंगे आप तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा और ये 7,560 रुपये में हो जाएगा। चलिए, इतनी तो बातें हो गई चैनल की। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक की, जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आई बिलीव, मेरा विश्वास है कि आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें से निश्चित रूप से आप मान के चलो कि किसी भी यूपी के एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आप अपने सामने पाएंगे। और गारंटी इस बात की है 100%, प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ कि ये सीरीज जो भी 1 घंटे के आसपास की सीरीज होगी, आपको 6 क्वेश्चन दे करके जाएगी। बस आपको बने रहना है और लगातार आंसर करते रहिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ते रहूँगा, आप आंसर करते रहिएगा। रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये मैटर नहीं करता, बस आपको आंसर करते रहना है। अब इसमें हमने क्या उठाया है बच्चों, आज की जो क्लास में हम मेनली देखेंगे वो क्या देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो यूपी एग्जाम के अंदर लगातार बार बार पूछे गए हैं। और आप लोग जानते हैं कि यदि रिपीटेड क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप लोग बाहर हो जाते हैं। तो आज की जो क्लास हमारी है वो एनवायरनमेंट को बेस करके शुरू की जा रही है
और इसमें मेनली हमें क्या फोकस करना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंट इन यूपी एग्जाम्स। यूपी एग्जाम्स में बच्चों देखें, हर परीक्षा का एक अपना अलग प्रवृत्ति होती है, एक अपना अलग नेचर होता है। यूपी एग्जाम का अपना एक अलग नेचर है। यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ द क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो पीसीएस की आप बात करें, लोअर पीसीएस की बात करें, समीक्षा अधिकारी की बात करें। और मज़े की बात क्या है कि यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं रिपीटेड। ऐसी स्थिति में आपको अब कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं बिल्कुल सही चीज़ आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल अपना कमेंट करते रहिएगा और आंसर करते रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, ये कह रहा है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया, कब हुआ ये आपको बताना है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं इसको। तो 1986 इसका करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम लोगों ने बता दिया होगा कि 1986 ही करेक्ट आंसर है, लेकिन बच्चों यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केवल यह जान लेने से कि 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था, आप एक क्वेश्चन तो सही कर लिए। मैंने कहा रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन के बाकी के ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो देखिए। जैसे मान लो पिछले साल यदि ये क्वेश्चन आया हो किसी एग्जाम में, तो इस साल इसी क्वेश्चन को आधार बना करके ये पूछ सकते हैं कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किस ईयर में आया था। तो साथियों फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था 1980 में। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब हो गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन भी कई बार आया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब 1980 में, और साथ में ये जो 2002 है इसमें आया था जैव विविधता अधिनियम, या आप इसे कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। तो साथियों यहाँ पर आप देखने का कोशिश करें कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा क्या कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था। इसका सही आंसर था 1986, लेकिन इसके जो तीन ऑप्शंस हैं 1980, 1972 और 2002, इन तीनों से मैंने आपको तीन अलग पॉइंट्स बताए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और साथ में बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो आप बिल्कुल अपना कलम कापी नोट्स सब लेकर के बैठिए, आराम से नोट्स बनाइए, और गारंटी इस बात की हमसे ले करके जाइए कि इसमें से आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फाइन, तो ये क्वेश्चन पहला हमारा डन हो गया। क्या, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड इन इंडिया व्हेन, आंसर है 1986। अच्छा, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसी एक्ट को, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को ही इन्वायरमेंट का अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्ट्स को मर्ज कर दिया गया था। तो हिंदी में इसको छाता निधान कहते हैं, पर्यावरण का छाता निधान है, ये छाता निधान है पर्यावरण का, अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं इसको एनवायरनमेंट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको एकदम अपने जहन में बिठा लीजिए कि इससे सवाल पूछा जाता है। चलिए, तो पहले पर हम लोगों ने 5 पॉइंट देख लिया, ये सफिशियंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगेन यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप ठीक से देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के आए दिन सवाल पूछे गए हैं। यूपी पीसीएस ने लगातार पूछा है, आईएएस में लगातार पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया है, लगभग सभी परीक्षाओं में क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अब क्योटो प्रोटोकॉल का नाम लिया किससे संबंधित है, चलिए आप लोग जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका कमेंट करके, जल्दी से आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। फाइन, मैक्सिमम लोगों का सही आंसर आना चाहिए, मुझे पता है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन इसका करेक्ट आंसर है, क्लाइमेट चेंज। लेकिन बात सिर्फ इतने से साथियों बनेगी नहीं, ये तो सबको ही पता है। अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन पर यदि फोकस करेगा एग्जामिनर कि चलो इसी टॉपिक से अगला क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सबसे पहले तो ये फ्रेम हो सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब हुआ, इफेक्टिव, क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव कब हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल के इफेक्टिव की बात यदि करते हैं
तो क्योटो प्रोटोकॉल इफेक्टिव हुआ 2005 से। ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आ चुका है। दूसरा सवाल बन सकता है कि ये क्योटो कहाँ पर है, वेयर इज क्योटो, तो क्योटो आपका कहाँ पर है, क्योटो के बारे में यदि आप देखेंगे तो क्योटो आपका, ये क्योटो जापान में है। कहाँ पर है बच्चा, जापान में। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, यदि आप सही से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए कुछ भी क्वेश्चन आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा एनवायरनमेंट का। तो क्योटो जापान में है, यहाँ पर सम्मेलन हुआ जिसे आप क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। साइन हुआ कि सभी लोग मिलकर के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियम कानून बनाएंगे और जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, और ये लागू हुआ कब से, 2005 से। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो एनवायरनमेंट के मेन सीरीज में शुरू होंगी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर आपदा प्रबंधन से कौन सा रिलेटेड प्रोटोकॉल या कन्वेंशन साइन हुआ है। तो आपदा प्रबंधन के लिए आप याद रखिएगा एक फ्रेमवर्क साइन हुआ था, सेंडाई फ्रेमवर्क। अगेन क्वेश्चन ये जनरेट होगा कि सेंडाई कहाँ पर है, तो आंसर होगा ये भी जापान में ही है। जापान के सेंडाई में बैठ करके जो फ्रेमवर्क बनाया गया था कि हम डिजास्टर से कैसे निपटेंगे। तो यदि सवाल ये पूछा जाए कि सेंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, आंसर आप करेंगे आपदा प्रबंधन से। ठीक है, जैव विविधता और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से यदि बात करें तो यहाँ पर आपको कार्टिजीना और नगोया प्रोटोकॉल का नाम याद होना चाहिए। कार्टिजीना प्रोटोकॉल, इस पर सवाल आ सकता है कई बार मैच करने के लिए, तो कार्टिजीना प्रोटोकॉल आप याद रखिएगा जैव विविधता से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में यदि बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है भाई, क्लाइमेट चेंज से। और क्लाइमेट चेंज का मेन फंक्शन क्या है, एनी हाउ हमें बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करना है। इसी के क्रम में आप आगे देखेंगे तो आपको पेरिस एग्रीमेंट भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बाकी आप लोग कमेंट करके बताते रहिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है यूपी कमीशन के, जो निश्चित रूप से ठीक ठाक रेंज रखते हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। इसमें यदि कोई डाउट आपको होता है तो आप पूछते रहिएगा। आगे बढ़ते बच्चों, अभी इस पेज पर जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मुझे ये पता है कि आप में से मैक्सिमम लोग इसका आंसर बता दोगे, लेकिन आंसर बता देने से एक जो प्राउड फील होता है उसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाकी का जो है 3 ऑप्शन वो आपको कंफर्म हो रहा है कि नहीं, वो कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है कहीं पर। चलिए, बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, चलिए जल्दी से देखते हैं। जैव विविधता दिवस यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस या बायोडाइवर्सिटी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं 5 जून को आप जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, नहीं ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 22 मई इज़ द करेक्ट आंसर। 22 मई को मनाया जाता है, ये तो करेक्ट आंसर है, आप लोगों ने भी बताया होगा। ये आपने मार्क कर लिया कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी। मैंने कहा ना कि ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनमें भी क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। तो 5 जून को बताने की आवश्यकता नहीं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि भैया ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन पहली बार कब मनाया गया था, तो आप आंसर करिएगा 5 जून 1974, 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उसी के 2 साल के बाद से शुरू किया था। इसके बाद से बात करें, 11 जुलाई को आप लोग जानते होंगे क्या मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो मनाया जाता है पर्यावरण से संबंधित, चूँकि 11 जुलाई वाला पर्यावरण से संबंधित नहीं है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर टेकअप नहीं कर रहा हूँ। आपका होमवर्क है, आप ढूंढ लीजिएगा क्या है, या फिर मैं कमेंट में बता दूंगा बाद में। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में आ चुका है। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताते रहिए। ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, बाघ का मतलब टाइगर, इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कंफर्म कर देता हूँ कि 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो कई बार आया ही आया, साथ में ये भी पूछ लिया गया कि भारत में पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया वो कहाँ से शुरू किया गया। तो आंसर उसका याद रखिएगा
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अब उत्तराखंड में, पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा, यहीं से इंडिया का पहला शुरू किया गया था, क्या शुरू किया गया था? टाइगर रिजर्व जो हमने बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। आगे अभी एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें हम देखेंगे कि टाइगर रिजर्व कब हमने शुरू किया था। तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, 22 मई को आपने देखा जैव विविधता दिवस। चलिए फाइन, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है भाई? तो 22 मई को। आई रिपीट वंस अगेन, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को कि बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के पढ़िए। जो पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाइए और गारंटी इस बात की लिख कर रख लीजिए कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, चाहे वो यूपी SSC हो, वीडियो लेखपाल हो, UPSI हो या UP PCS हो, यूपी का कोई भी एग्जाम है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इसी नेचर के आते हैं, ठीक है। बाकी और मेंस में किस तरीके के नेचर आएंगे UP PCS में, वो हम मेंस के पेपर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगेन ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा गया है, लगातार कई बार पूछा गया है। तो अब लगातार कई बार पूछा गया तो इसका मतलब है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए इसको समझते हैं, क्या है ये। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि पहले तो आपको प्रदूषक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो कि प्रदूषक क्या होते हैं और उसमें प्राथमिक कौन होते हैं और उसमें द्वितीयक कौन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने नोटबुक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया परीक्षाओं में। देखिए, तो यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ब्रीफ कर देता हूँ। पर्यावरण में जो प्रदूषक सीधे सीधे बन करके आ जाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन को आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, सल्फर को आप जलाओगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन को डायरेक्ट जलाएंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो जो डायरेक्ट पर्यावरण में आ जा रहे हैं वो एक तरीके से प्राथमिक प्रदूषक हो गए। लेकिन उनके आने के बाद यदि वो किसी और रसायन से अभिक्रिया करते हैं, अर्थात जो प्राथमिक हैं, प्राथमिक वाले यदि किसी और दूसरे रसायनों से अभिक्रिया करके कोई और निर्माण करते हैं, किसी और रसायन का निर्माण करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग द्वितीयक प्रदूषक या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो यदि यहाँ पर देखें तो पैन क्या होता है अभी हम बात करेंगे, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है। स्मोक क्या होता है ये भी बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट आएगा, जैसे ही आप कोई सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंस जलाओगे, मतलब कि कोई ऐसा पदार्थ आप जलाएंगे जिसमें सल्फर होगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही क्या बना लेगा? सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा और सीधे हवा में आ रहा है। तो मतलब ये हमारा क्या है? ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, यही प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है बच्चों? क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीयक कौन सा नहीं है। तो देखो, आप द्वितीयक जानते हैं कि नहीं जानते हैं, यह एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन यदि आप ये जानते हैं कि सल्फर प्राइमरी है तो आप आंसर तो आराम से कर लेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, आप लोग कमेंट करते रहिए। इसके बाद यदि बात करें बच्चों, तो अब सवाल उठता है कि ये पैन क्या है। तो पैन, देखिए पैन का फुल फॉर्म क्या है, पैन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। पैन जो है, पैन का फुल फॉर्म है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। यह एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। जब कोहरा धूम्र में बदलता है, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक जो आप कहते हैं, प्रकाश रासायनिक धूम्र, तो जो आंखों में आपके जलन का एहसास होता है वो इसी रसायन के कारण होता है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया कि आंखों में जलन किसके कारण होता है, तो आंसर होगा पैन के कारण होता है। जब स्मोक मतलब धुआं, धुआं और फॉग, फॉग जिसे आप कहते हैं फॉग, तो फॉग और स्मोक आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये स्मॉग बनाता है। ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। और यहाँ पर बच्चों जिस ओजोन की बात की गई है, ये ओजोन ट्रोपोस्फेरिक होता है, जो हमारे लिए एक प्रदूषण का काम करता है, एक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। ट्रोपोस्फेरिक का मतलब हुआ जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में आपको ऐसे तो पता होगा कि जो ओजोन की मोटी परत है वो समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में है। और नीचे जो है हमारा जो पृथ्वी का निचला स्तर है, जो ट्रोपोस्फीयर है,
इसमें जो ओजोन बनती है, इसमें जो ओजोन बनती है, ये ओजोन हमारे लिए हानिकारक होती है। ये ओजोन इतना हानिकारक होती है कि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण का काज करती है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो आप देखें तो ये भी सेकेंडरी हो गया और ये भी सेकेंडरी हो गया और साथ में आपका ये स्मोक भी सेकेंडरी हो गया। तो पूछा क्या गया था कि सेकेंडरी कौन नहीं है, द्वितीयक नहीं है, तो आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिए, बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिए। और अभी आगे और जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके लिए। चलिए, परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप बने रहें, है ना, जब तक कि आप क्वालिफाई ना कर लें। इसीलिए इस वीडियो के साथ भी आप बने रहें, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामान्य स्थिति में कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे कि सामान्य स्थिति में कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है। सामान्य स्थिति में मतलब कि ना कहीं आग लगी है बहुत ज़्यादा, ना कोई जंगल में आग लगी है, ना कुछ है, सामान्य स्थिति है। ऐसे में पूछ रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है। आप लोग फटाक से आंसर बताइए। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जो आंसर बता देंगे वो बता देंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड। सामान्यतः ऐसा ही लगता है हमें आपको सोचने पर कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ख़राब गैस है, मतलब ये तो बहुत बकवास है, इसने तो बहुत ग्लोबल वार्मिंग कर रखा है। नहीं बेटा, आज मैं आप लोगों को कन्फर्म कर देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति जो आपका नज़रिया है इसे थोड़ा पॉजिटिव भी कर लीजिए, क्योंकि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के जीवन नहीं चल सकता है ना। इसीलिए पृथ्वी के पर्यावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो मेरे भाई आप लोग बताओ कि जब CO2 होगा ही नहीं पर्यावरण में, इतना ख़राब है, चलो हटा दें पर्यावरण से, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी, प्रकाश संश्लेषण कहाँ से होगा, और पौधे और हम आप अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि अब पृथ्वी क्या हो जाएगी, पृथ्वी तो एक बर्फ़ का गोले के रूप में बदल जाएगी ना, तो बर्फ़ के गोले पर थोड़ी ना रह पाओगे। इसका मतलब इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा। ठीक है, सामान्य स्थिति में देखिए नाइट्रोजन प्रदूषण नहीं क्रिएट करती है, ऑक्सीजन तो प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करेगी सामान्य स्थिति में। इस तरीके से देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने इग्नोर कर दिया। इसका करेक्ट आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड सामान्य स्थिति में भी प्रदूषक मानी जाती है, क्योंकि यह जैसे जैसे इन्वायरमेंट में आएगी हमारे आप को सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कैसे, ये ऑक्सीजन से पहले हमारे लंग्स में पहुंच करके और ब्लड के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगी, क्योंकि इसका जो रिएक्शन रेट है ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन से फास्ट है। इस तरीके से ये हमारे लिए हार्मफुल है। सामान्य स्थिति में भी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए क्या है, एक प्रदूषक के रूप में काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, विच गैस पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर इन नॉर्मल कंडीशन। आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट द कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए यहीं पर आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि पहले 3 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका परसेंटेज क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी प्रतिशतता क्या है, ये आप बता दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अच्छी बात है। आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भोपाल गैस त्रासदी किस तिथि को हुई थी। यदि आपको थोड़ा भी ध्यान हो तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना किस तिथि को हुई थी। भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी वॉज हैपेंड ऑन द डेट, किस डेट को ये हैपेंड हुआ था। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आप सिर्फ ईयर याद रखें बच्चों, सिर्फ ईयर याद रखें कि यह घटना 1984 में हुई थी, तो इस केस में आपको एग्जैक्ट डेट याद रखने की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक कि चार के चारों ऑप्शन 1984 से रिलेटेड नहीं होंगे। यदि इस क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो साफ साफ आप देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में जो ईयर है वो चेंज है। तो यहाँ तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि 3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर की रात थी। बड़ा ही मार्मिक घटना है ये, इसके बारे में बात करते समय बहुत तकलीफ होती है। 2-3 दिसंबर की रात थी, तो सामान्यतया 3 दिसंबर ही माना जाता है इसको। 2-3 दिसंबर की रात थी और भोपाल में यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया, मैं फैक्ट्री का नाम यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया
इसी फैक्ट्री में MIC नाम की गैस लीक कर गई, MIC नाम की गैस लीक कर गई, जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर साइनाइड वर्ड यूज कर देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। साइनेट, नॉट साइनाइड। ये टेक्निकल डिफरेंसेस हैं जो आपको उन लोगों से अलग करते हैं जो नॉन सीरियस प्रिपरेशन करते हैं, अनुमान में आंसर कर देते हैं। तो MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक कर गई 1984 में। 1984 में 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया फैक्ट्री के अंदर, यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया फैक्ट्री के अंदर कौन सी गैस लीक कर गई? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसी को हम भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, या तो आपसे MIC के बारे में फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या तो पूछ लेते हैं कौन सी गैस लीक की थी, या तो पूछ लेते हैं कौन सा ईयर। अब यहीं पर एक होमवर्क आपका है, आप उसे खुद से करिएगा। अभी भी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई है, वो कौन सी गैस थी और किस फैक्ट्री में लीक हुई थी और क्या उसका स्टोरी था, ये आपका होमवर्क रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो जाने ही चाहिए। और ये भी जान लीजिए कि इसी तरीके से यदि आप नोट्स बनाते रहे तो मज़ा आ जाएगा आपको। सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ करके आप एग्जाम के वो क्वेश्चन हिट करके आ जाएंगे जिसकी आवश्यकता आपको है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी यदि आपको रिसर्च करना है, मास्टरी करनी है, तो आपकी मर्जी है, आप करते रहिएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया है और मेरा भरोसा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आया। इसके ऑप्शंस को यदि थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो डीजल की जगह पर हमने ऑप्शन रख दिया CNG, डीजल की जगह पर हमने ऑप्शन रख दिया CNG, कोयले की जगह पर हमने ऑप्शन रख दिया पेट्रोल, और हाइड्रोजन को ऐसे ही रहने दिया, केरोसिन को ऐसे ही रहने दिया। तो आप में से ज़्यादातर लोग आंसर कर देते हैं CNG, लेकिन ये सही नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अभी तक अवेलेबल जितने भी हमारे पास सोर्सेस हैं जो किसी फ्यूल के रूप में अवेलेबल हैं, लिक्विड या सॉलिड या इस टाइप से कुछ भी, सोलर को छोड़ करके यदि बात करें तो उन सब में सबसे कम यदि हम बात करें प्रदूषण उत्पन्न करने का, तो आंसर होगा सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज, आल्सो नोन एज क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है सबसे साफ सुथरा रूप माना जाएगा यदि देखें तो। ठीक है, अब एक सवाल यहीं पर और बन जाता है कि सर ऐसा कैसे कि CNG कैसे प्रदूषण करता है, नहीं करता है। ये बात आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही होगी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो CNG है इसका मेन कंपोनेंट क्या है? मेन कंपोजिशन इसका होता है मीथेन, CH4। और जैसे ही बेटा आप लोग मीथेन को जलाओगे, सबसे पहले क्या बन जाएगा? सबसे पहले बनेगा CO2 प्लस बनेगा H2O। तो CO2 तो बन गया ना, और जब CO2 बन गया तो फिर प्रदूषण तो हो ही रहा है। इसी प्रकार से डीजल जलाएंगे तब भी बहुत सारे कार्बन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड जनरेट होंगे। कोयले में तो बहुत कुछ आप जान ही रहे हैं, सेम विद द केरोसिन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर बहुत ही क्लीन एनर्जी का सोर्स है। बेटा एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछ सकता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। ये बहुत बार लोग कन्फ्यूज कर जाता है, राख बनती है, धुआं निकलता है, मीथेन बनता है, क्या बनता है? तो आप बहुत क्लियर आंसर रखेंगे कि H2 को जैसे ही आप जलाएंगे, अच्छा जलाने का मतलब हमेशा क्या होता है, O2 से आप रिएक्ट करा दीजिए। तो H2 प्लस O2 दिस गिव्स H2O। तो क्या बनेगा भाई? हाइड्रोजन को जलाने से हमेशा जल बनेगा, पानी बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि सवाल ये पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो आंसर आप करिएगा कि सर वाटर बनेगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर एक होमवर्क आप खुद और नोट कर लेंगे कि कोयले के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ जो कोल होता है, ये आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोल, कोयले के कितने प्रकार होते हैं ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन लीजिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट भाई। इस पर लगातार पिछले 3-4 वर्षों से UPSSC, UPPCS, UPSI, UPPCS मेंस, UPPCS प्रीलिम्स, समीक्षा अधिकारी, लोअर PCS सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। ऐसे ही कोई चीज़ महत्वपूर्ण नहीं हो जाती, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। ठीक है, सवाल क्या है पहले ये देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो
तो चलो आंसर तो शायद आपने बता दिया होगा या बता देंगे आप, आंसर बता दो जल्दी से कमेंट करके, पता ही होगा आप लोगों को। यदि नहीं पता है तो मैं ही बता देता हूँ। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है सर नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। किसका पहला सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब इसकी जड़ों में थोड़ा चलते हैं 2 मिनट में कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया। ध्यान दीजिएगा कि 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था, आगे कभी लेक्चर्स जब इन्वायरमेंट की सीरीज में शुरू करूंगा तो वहाँ पर डिटेल में बताऊंगा कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। लेकिन 2015 का जो पेरिस समझौता है यह मुख्यतः हुआ किसके लिए था? जलवायु परिवर्तन के लिए। और आप लोगों को शायद याद होगा या नहीं याद है तो समझने का कोशिश करिए कि उस समय USA के प्रेसिडेंट थे मिस्टर बराक ओबामा। 2017 में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए तो उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका इस समझौते को मानेगा नहीं, अमेरिका इस समझौते से अपने आप को बाहर रखेगा। और बराक ओबामा और मिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, आज भी हैं, इन दोनों लोगों ने मिल के ये कहा था कि दुनिया को यदि प्रदूषण से बचना है, पर्यावरण को बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाना पड़ेगा, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन करना पड़ेगा। दुनिया के सभी देश मिल करके एक सौर गठबंधन बना लें, ऐसे देश जहाँ पर सूर्य की रोशनी ठीक ठाक आती है, खास करके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले हैं। और सब लोग मिल करके क्या करें? इस सोलर अलायंस को बना करके डीजल, पेट्रोल, CNG वगैरह का यूज, फॉसिल सोर्सेज का यूज बंद कर दिया जाए और नॉन फॉसिल सोर्सेज पर शिफ्ट कर जाए हम लोग। इसी कड़ी में जब बराक ओबामा नहीं रहे प्रेसिडेंट और ट्रंप ने इन नीतियों को आगे बढ़ाने की बात नहीं की, तब इंडिया थोड़ा लीड करना शुरू किया इस प्रोग्राम को ज़्यादा, और इंडिया के साथ फ्रांस खड़ा हुआ। तो इंडिया और फ्रांस के ज्वाइंट होस्टिंग के साथ नई दिल्ली में मार्च 2018 में, ध्यान दीजिएगा, ये डेट भी याद रखिएगा, मार्च 2018 में नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहला सम्मेलन होता है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं कि ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आंसर करिएगा गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में है, इंडिया में, ठीक है ना। तो ये कोई पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर है। तो ऐसी स्थिति में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, जितना मैं कहूँ उससे ज़्यादा आप समझिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि फैक्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे और इसके पीछे की एक लंबी कहानी जो एनवायरनमेंट की कोर सीरीज में हम कवर करेंगे। बने रहिए आप लोग, अभी आगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। तो बच्चों यदि बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो आंसर तो इसका एक लाइन में हो जाएगा कि सर जलवायु परिवर्तन से है नहीं, आपदा प्रबंधन से है नहीं, जैव विविधता से है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। यहीं पर सवाल जनरेट हो जाता है कि सर तो आखिर ये है किससे, आखिर ये है किससे। ये यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में आप देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी के बाद ये आपका चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो सर ये किससे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्या है, इसके लिए थोड़ा सा आपका समय यहाँ पर लगेगा, लगभग 5 मिनट इसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। एक एक मुद्दों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला सवाल ये कि सर ये मॉन्ट्रियल क्या है, तो बेटा मॉन्ट्रियल एक सिटी है, एक सिटी है। सर है कहाँ पर ये, तो आंसर होगा कि ये कनाडा में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर कनाडा एक कंट्री है और वहाँ पर एक शहर है मॉन्ट्रियल। वहाँ पर बैठ करके एक प्रोटोकॉल साइन होता है। कब साइन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 1987 में, 1987 में। बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक फैक्ट आपकी नज़रों में होना चाहिए यदि सेलेक्ट होना है तो, नहीं ऐसे ही बस घूमते रहना है इस चैनल से उस चैनल पर, तो आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो करो। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होता है, कहाँ पर? मॉन्ट्रियल में बैठ करके। किसके लिए साइन होता है? कि हम किसी भी तरीके से ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब कि जो ओजोन परत की क्षरण हो रही है,
ओजोन परत क्षरण को रोकने के लिए हम प्रयास करना शुरू करेंगे। 1987 में ये प्रोटोकॉल साइन होता है कि हम ओजोन परत क्षरण को बचाएंगे। सवाल था कैसे, तो कैसे बचाएंगे, इससे पहले ये प्रश्न उठ जाता है कि ये क्षरण हो क्यों रही थी। तो हो रही थी बेटा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs, जिसे आप फ्रियांस भी कहते हैं, इस फ्रियांस के एक्सेसिव यूज के कारण, मतलब फ्रियांस गैसेस के अधिक प्रयोग के कारण ओजोन परत जो है वो अपनी कमजोर हो रही थी धीरे धीरे। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज हम कहाँ करते हैं, सिंपल सी बात है, AC और फ्रिज में प्रशीतक के रूप में, या यूँ आप कहें कि कूलिंग गैस के रूप में या कूलेंट के रूप में आप इसका यूज करते थे, ठीक है, प्रशीतक के रूप में। तो 1987 में हमने यह तय किया कि हम इस CFC को क्या करेंगे, फेज डाउन करेंगे। फेज डाउन करने का मतलब धीरे धीरे इसके यूज को, इस CFC के यूज को धीरे धीरे हम क्या करेंगे, फेज डाउन करेंगे, मतलब कि इसको क्रम वाइज यूज करना बंद करेंगे। जैसे जो देश, बड़े देश हैं, वो पहले ज़्यादा अमाउंट में कम करेंगे, फिर छोटे देश भी कम करेंगे, धीरे धीरे एक निश्चित फेज दिया जाएगा कि आप इसके यूज को कम करो। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता दें कि ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था भाई, ये लीगली बाइंडिंग है। लीगली बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि आप यदि इस प्रोटोकॉल में वादा कर देते हैं तो आप अपने वादे से मुकर नहीं सकते, जैसा कि आपने पेरिस समझौते में देखा था। तो ये लीगली बाइंडिंग था, इस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सबको बंद करना ही था। तो एक प्रश्न और मन में उठता है कि सर यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद कर दें तो फिर इसकी जगह पर क्या यूज करेंगे। ऐसा तो नहीं कि AC चलाना बंद कर देंगे, फ्रिज चलाना बंद कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा कि आप इसे बंद कर देंगे तो इसकी जगह पर आप यूज करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब सवाल है कि CFC और HFC में क्या अंतर है, मैं ये भी थोड़ा आपको स्पष्ट कर देता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि ध्यान से आप देखें, यहाँ नीचे मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि CFCs और HFCs में एक लेटर का अंतर आ रहा है। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसका है हाइड्रो। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो हमारे लिए ओजोन लेयर डिप्लीशन में एक खतरे की घंटी थी, वो मेनली क्या थी, क्लोरीन था। हाँ, डेटा भी मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटा ये कहता है कि वन क्लोरीन एटम कैन ब्रेक डाउन 1 लाख O3 मॉलिक्यूल्स। मतलब कि एक क्लोरीन एटम बेटा 1 लाख ओजोन अणुओं को तोड़ सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही हार्मफुल था ओजोन लेयर के लिए CFCs। हमने क्या करा, क्लोरीन को ही हटा करके HFC को रख दिया, फेज डाउन करना शुरू किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के यूज को हमने बढ़ा दिया। इस प्रकार से आज के डेट में हम ओजोन परत को रीगेन कर लिए हैं। लेकिन एक बात यहीं पर, एक प्रश्न और उठता है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सर इस HFC से कोई नुकसान नहीं है क्या। तो आंसर है कि नहीं है। नुकसान क्या है बेटा, जो HFC है यह एक हाई पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है। हाई पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस होने का मतलब है कि यह बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। हाई पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस है और ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझ पाएंगे कि एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिलती है तो दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी हो जा रही है। तो इसको भी हटाने के लिए हमने 2016 से प्रयास करना शुरू कर दिया है। इसको भी हम फेज डाउन करने की बात कर चुके हैं और अब इसको फेज डाउन हम करेंगे। हमने 2016 में एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसे कि कहते हैं किगाली एग्रीमेंट। यदि आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, रवांडा में है किगाली, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर किगाली में बैठ के एग्रीमेंट साइन होता है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शर्तों को इसमें थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया गया है। तो 2016 का किगाली एग्रीमेंट, ये भी ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है और साथ में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों में से जो प्रश्न आए आप आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सवाल क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं? ध्यान दीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो आपके पास ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। 4 गैसें हैं आपके पास, CO2, CH4, N2 और N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस भी कहते हैं, हंसने वाली गैस होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर तो सीधे सीधे मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो नाइट्रोजन है, N2। ये नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? तो जल्दी से, ज़्यादा समय नहीं, बस 2-4 मिनट में आप लोगों के लिए मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, और इस पर क्वेश्चन भी आ जाएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोई भी वह गैस, एनी गैस, कोई भी वह गैस जो सूर्य के प्रकाश से इंफ्रारेड, IR, इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसे आप औरक्त किरण भी कहते हैं, को एब्जॉर्ब कर ले, अवशोषित कर ले और पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि करना शुरू करे, उसे आप कहते हैं कि वह ग्रीन हाउस गैस है। समझ पा रहे हैं? कोई भी वह गैस जो सूर्य के प्रकाश से इंफ्रारेड या औरक्त किरणों को अवशोषित कर ले और पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म करना शुरू करे, उसे आप कहते हैं कि वह ग्रीन हाउस गैस है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश में आपको गर्मी का एहसास हो रहा है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण ही हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो करती है, मीथेन भी करता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है, मतलब ये सब हैं ग्रीन हाउस गैस, और N2 नहीं है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी लिस्ट मिलेगी ग्रीन हाउस गैस की, वो जब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे पर्यावरण के अंदर तो उसमें बात करेंगे बच्चों। आगे भी देखते हैं। तो इतना क्वेश्चन मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है कि आप लोगों को पर्यावरण के अंदर जितना आज मैंने पढ़ाया है, यदि 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुल, तो इतने में से ही 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सोचिए कि यदि 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट की क्लास में आपको 4 से 5 क्वेश्चन पर्यावरण के सीधे मिल जाएं, तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती इस चैनल पर बने रहने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक करके हम पूरी सीरीज लाएंगे। अभी कुछ और 1-2 क्वेश्चन जो फाइनली मैंने आपके लिए रखा है वो क्या है वो भी देख लीजिए, और दावे के साथ कहता हूं कि इससे ज़्यादा रिपीटेशन तो यूपीपीसीएस के अंदर किसी क्वेश्चन का हुआ ही नहीं होगा। जो अभी आपके सामने क्वेश्चन है ये राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए कम से कम 10 से 15 बार यूपीपीसीएस ने पूछा होगा, और इसका सीधा सा आंसर है, इसे नीरी भी लोग कहते हैं। नीरी क्यों कहते हैं भाई? देखो, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी पूछा था साधारण भाषा में कि नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है या नीरी कहाँ पर है। तो नीरी का आप हेडक्वार्टर देखेंगे तो ये कहाँ पर है बच्चों? नागपुर में है। एक बार ये भी सवाल पूछ लिया गया कि इसकी स्थापना लगभग कब हुई थी, तो आप आंसर याद रखिएगा 1958 में हुई थी। इसके साथ और भी याद रखिएगा कि इसके 5 जोनल ऑफिस हैं, लेकिन 5 जोनल ऑफिस में से यूपी में कोई नहीं है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द यूपी एग्जामिनेशन कि इसके 5 जोनल ऑफिस में से यूपी में कोई नहीं है। तो कानपुर, लखनऊ, कहीं कंफ्यूज मत होइएगा प्रयागराज को लेकर के, ठीक है। फाइनली इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नीरी है क्या? नीरी देखिए CSIR के साथ काम करता है मिल करके, और इसका मुख्य काम क्या है? एनवायरनमेंट से संबंधित मुद्दों पर रिसर्च करना और उनका सलूशन निकालना कि आखिर कैसे हम एनवायरनमेंट को ठीक ठाक रख सकते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए बस इतना ही याद रखिएगा कि नीरी का हेडक्वार्टर नागपुर में है। बच्चों, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे क्लास, और ये क्वेश्चन अगेन मैं बता दे रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा कि नहीं ठीक है सर कह रहे हैं। यकीन मानिए, जो हमारा अनुभव है आज तक का, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपने आज की क्लास को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार ठीक से देख करके नोट्स बना लिया होगा, जितना फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो गारंटी लिख के जाएगा कि 2-3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से आपको मिल जाएंगे। यदि 15-20 क्वेश्चन की रेंज आ रही है तो सोचिए, आप ऐसे यदि 5-6 क्लास ऐसे आप कर लो तो आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। और एज एन एस्पिरेंट आपका टारगेट सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए,
करना होना चाहिए, ना कि उस पर रिसर्च करना होना चाहिए। रिसर्च करना था MSc दोबारा से करिए, रिसर्च करिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर सम्मेलन का संबंध है, भाई रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में, IAS में, PCS में बहुत में पूछा गया। क्या है रामसर कन्वेंशन? क्या है देखते हैं थोड़ा। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जिस प्रकार से आपने देखा कि मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ऐसे ही ये रामसर जो है वो कहाँ पर है? ईरान में है। रामसर शहर ईरान में है। कहाँ पर है? मैं इधर लिखता हूँ, इधर जगह है, आप यहाँ पर ऊपर देखिए। रामसर जो सिटी है, रामसर सिटी इज लोकेटेड इन ईरान। नाम थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो सकता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में श्रीलंका आ जाएगा रामसर के नाम पर, ठीक है। ईरान में लोकेटेड है। 2 फरवरी 1971 1971 को रामसर के ईरान के रामसर शहर में बैठ करके हम लोगों ने एक सम्मेलन किया 2 फरवरी 1971 को, जिसका नाम दिया गया रामसर सम्मेलन। और इस सम्मेलन में तय किया गया कि दुनिया भर के सभी देश मिल करके क्या करेंगे? सभी देश मिल करके क्या करेंगे? वेटलैंड को, आर्द्र भूमि को बचाएंगे। आर्द्र भूमि को बचाने का मतलब नदियों को बचाएंगे, तालाबों को बचाएंगे, झीलों को बचाएंगे, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकें। ठीक है, समझ पा रहे होंगे बात? तो इसका मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से। लेकिन यहीं से एक इम्पॉर्टेंट सवाल हम आपको और देते हैं निकाल करके कि सर विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि पहली बार जो सम्मेलन हुई थी वो कहाँ पर? 1971 में 2 फरवरी को ही हुई थी, रामसर में बैठ करके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बाकी इंडिया में कितने वेटलैंड्स हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, ये सब आगे के लेक्चर्स में। अभी तो पहले आप अपने आप को थोड़ा रिचार्ज करिए हमारे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर 2-3 पॉइंट और आपको समझ लेना चाहिए कि ये तो आंसर तो आपने बता दिया, वेटलैंड कंजर्वेशन। क्लाइमेट चेंज का जैसे ही नाम आए, अगेन आपको आंसर क्या दिमाग में रखना चाहिए? क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, इसी पर सवाल पूछा जाएगा बार बार आपसे। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को हिट करते हैं तो बेटा उसके ऑप्शंस पर भी सोचिए कि संबंधित मुद्दों से और क्या प्रश्न बन सकते हैं। चलिए फाइन, तो यदि देखा जाए तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। 2 और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, और उसी में आपको याद होगा कुछ समय पहले पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी की डिस्कवरी चैनल पर शूटिंग भी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमने 1973 से की, 1973 से। और याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हम लेके आए थे 1972 में, और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया हमने? 1973 में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हमने 1973 से की थी, लेकिन यही क्वेश्चन यूपी PCS में कई बार, एक बार नहीं कई बार समीक्षा अधिकारी में लोअर PCS में गलत पूछ दिया गया है, ऑप्शन नहीं मैच करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आयोग डिलीट करना पड़ता है बाद में, तो ये भी इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। कई बार ऐसा होता है गलत ऑप्शन, 4 के चारों ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, तो परेशान ना होइएगा। 1986 में बताया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 2002 में बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सब हमने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है बेटा, बायोडाइवर्सिटी वहीं पर ज़्यादा पाई जाएगी जहाँ पर टेम्परेचर भी अच्छा पाया जाएगा, बारिश भी बहुत अच्छी होगी, है ना, ठंडी थोड़ी कम पड़ेगी, मॉडरेट होगा क्लाइमेट। तो ऐसी स्थिति में देखें तो सबसे बढ़िया आपके पास जो आंसर है वो क्या निकल करके आ रहा है? यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में आंसर ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, वैली ऑफ फ्लावर यहाँ पर नहीं होगा, ये साइलेंट वैली होगा। ठीक है, ये साइलेंट वैली होगा, एंड दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो शांत घाटी में, साइलेंट वैली में, और ये केरला में है, आप जानते होंगे वेस्टर्न घाट में है। इसका एक और ऑप्शन बन सकता है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, तो आंसर होगा वेस्टर्न घाट में स्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी नहीं होगा इसका आंसर, फूलों की घाटी नहीं होगा, सूरमा घाटी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेस्टर्न घाट या शांत घाटी या साइलेंट वैली, और मेनली ये कहाँ पर है? केरला में है। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरी क्लास से आपको कोई बेनिफिट हुआ है तो लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, प्रेस बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी और कोई क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसके साथ साथ बेटा, यदि आप इस कोर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं
इस कोर्स का मतलब वहाँ पर एक फुल कोर्स आपको मिलेगा। तो आप मेरा कोड डालिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप।